दुनिया में कोहराम मचा देने वाले कोविड का एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। खबर यह है कि ब्रिटेन में कोविड का नया स्ट्रेन सामने आया है। ये वायरस संक्रमण के मामले में मूल कोविड वायरस से 70% ज्यादा तेज है। खतरे को भागते हुए कई यूरोपीय देश ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। भारत में भी नए खतरे पर मंथन शुरू हो चुका है। दुनिया में आएगी कोरोना की नई लहर। क्या बेकाबू है कोविड का नया स्ट्रेन? क्या चीन के बाद ब्रिटेन बना दुनिया के लिए खतरा? कोविड के नए अवतार से सावधान। 2 हफ्ते पहले कितना खुश था ब्रिटेन। 8 दिसंबर को कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। खुशी से ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इसे वैक्सीन डे घोषित किया था। लेकिन महज 12 दिन बाद ब्रिटेन में फिर से हड़कंप की स्थिति है। लंदन की खाली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को देखिए। सड़कें खाली है, मॉल बंद है, पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। क्रिसमस शॉपिंग की जगह लोग घरों में दुबके हुए हैं। क्रिसमस जैसे मौके पर लोग इस तरह घरों में दुबकने को मजबूर होंगे, ये अब से पहले सोचना भी मुश्किल था। I think it's what's needed. I'm not entirely sure I agree with what's been done so far. It's going to be difficult, especially over the Christmas period, but I think it's necessary. लोग मजबूर हैं क्योंकि कोरोना के नए प्रकार के वायरस को रोकने के लिए सरकार की तरफ से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। खबर है कि राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आया जो बेकाबू हो गया है। जानकारी के मुताबिक नए तरह का कोविड अपने पुराने संस्करण से 70% ज्यादा तेजी से संक्रमित होता है। खतरनाक मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के हिसाब से नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन के हिसाब से पक्का, क्योंकि 70% इतना इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। और ये इतने बढ़ने के कारण इसका जो नंबर ऑफ केसेस जो आजकल यूके में आते हैं, इंग्लैंड में आ रहे हैं, वो 1 हफ्ते में डबल हो गए। तो ये तो बढ़ रहे हैं। कोविड का नया स्ट्रेन खतरनाक है। ऐसे में भारत समेत तमाम देश इस बात से आशंकित हैं कि कहीं कोरोना का ये स्ट्रेन उनके देश में भी ना फैल जाए। लिहाजा अभी से सभी देशों ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन से विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नीदरलैंड ने ब्रिटेन से उड़ानों की आवाजाही पर साल के अंत तक रोक लगाई है, तो बेल्जियम ने 24 घंटे के लिए रोक लगाई है। बेल्जियम ने तो ब्रिटेन के साथ ट्रेन संपर्क भी रोक दिया है। दूसरी ओर जर्मनी ने भी विकल्पों पर गौर करना शुरू कर दिया है। भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई चुनौती से निपटने के लिए ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई है। बताया जाता है कि कोविड का नया स्ट्रेन न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि ये वायरस ज्यादा घातक है। No evidence so far that this variant behaves differently, but of course we're being cautious to evaluate this properly, as I explained. And so what they're looking at is to see if there's any changes in the development of neutralizing antibodies. So far we don't have any evidence that this variant behaves differently. इस बीच ब्रिटेन के सामने एक नई मुसीबत भी आ गई है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की वजह से 2 लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। लेकिन ये परेशानी ज्यादा बड़ी नहीं है जितना नए वायरस का खौफ है। आज तक ब्यूरो।
तो ब्रिटेन से इस नए वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार से ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को तुरंत रोकने की मांग की है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐसी ही मांग की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और यूरोप से आने वाली फ्लाइट्स पर तुरंत रोक लगा दी जाए। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि काल्पनिक चीजों पर दहशत फैलाना उचित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच दिल्ली में इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक भी शुरू हो चुकी है। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीजें सरकार देख रही है। वहीं कोरोना के नए खतरे की आहट के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुशखबरी भी दी है। उन्होंने कहा कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में कोरोना का वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण शुरू हो सकता है। नए साल पर आ रही है खुशखबरी। कोविड के विनाश का अस्त्र लेकर आ रहा है 2021। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान। जनवरी में किसी भी दिन से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। अब जो दावे डॉक्टर और दवा कंपनियां कर रही थी, अब केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उसे आधिकारिक रूप दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत कोरोना टीकाकरण शुरू करने की स्थिति में आ जाएगा। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सटीक होने में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है। इसी वजह से सरकार इसे लेकर कोई हड़बड़ी नहीं कर रही। शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। यूं तो देश में 9 कंपनियां कोविड वैक्सीन तैयार करने की रेस में हैं, लेकिन 3 कंपनियां पहले ही ये आवेदन कर चुकी हैं कि उन्हें कोविड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए। ये कंपनियां हैं फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक। सब प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छोटी से छोटी बारीक बात को भी पूरी गहराई के साथ हम ध्यान दे रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। 4-5 महीने से हमारे एक्सपर्ट्स और सारे लोग काम कर रहे हैं। अब जरा उन वैक्सीन के बारे में जानते हैं जो रेस में हैं। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्वीडन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड तैयार की है। कंपनी टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांग रही है। आपात इस्तेमाल के लिए तैयार दूसरा देसी टीका कोवैक्सीन है। इसे हैदराबाद की भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर तैयार कर रहे हैं। ये फेज 3 ट्रायल में है। स्वदेशी होने के कारण ये सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन हो सकती है। रेस में आगे रहने वाली तीसरी देसी वैक्सीन जैकोव-डी है। अहमदाबाद से जायडस कैडिला ने इसे तैयार किया है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में इन वैक्सीन के ट्रायल की जानकारी दी थी।
हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। जानकारों की माने भारत में बने ये वैक्सीन विदेशी टीके से ज्यादा मारक हो सकती हैं। एक तरफ वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू करने पर माथापच्ची हो रही है, तो दूसरी तरफ कोविड टीकाकरण महाअभियान की भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि जैसे ही टीकाकरण का शंखनाद हो तैयारी मुकम्मल रहे, क्योंकि एक खुशखबरी कभी भी आ सकती है। आज तक ब्यूरो। तो अभी फिलहाल कोरोना का टीका भारत में आया नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में कोरोना अब काबू में आने लगा है। दरअसल संकेत ऐसे मिल रहे हैं, लगातार 8वें हफ्ते नए केस कम आए हैं, एक्टिव केसेस सिमटकर 3 लाख तक रह गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत कोरोना से जंग जीत गया है? क्या भारत ने जीत ली है कोरोना से जंग? क्या भारत में सुस्त हो गई कोरोना की चाल? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 3,03,639 एक्टिव केस, नए मामले 24,337, 24 घंटे में 333 मौत। पुराने दिनों को याद कीजिए और इन आंकड़ों से मेल कीजिए। अंतर साफ नजर आ रहा है। कहां तो एक दौर ऐसा भी था जब हर रोज 90,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे थे, और अब ये दौर है जब लगातार 8वें दिन 30,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए। तो क्या भारत कोरोना से जंग जीत गया है? देखिए, अब जो मुझे लगता था कि जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं, वो तकलीफें अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और उसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि आने वाला जो वर्ष है, उसमें जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की खोज में, वो भी दिशा सफलता की ओर बढ़ रही है। भारत के संदर्भ में एक बढ़िया संकेत ये है कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतें प्रति 10 लाख की आबादी पर दुनिया में सबसे कम है। यही नहीं, पिछले 5 हफ्तों में कोरोना की औसत दैनिक नई मौतों में गिरावट आई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। एक्टिव केस करीब 3% है। आज तक ब्यूरो। दिसंबर का महीना उत्तर भारत के कई इलाकों में सर्दी का सितम ढाता है, लेकिन क्या इस बार का मौसम कुछ अलग ही संकेत दे रहा है? पहाड़ों पर बर्फबारी अच्छी खासी हुई है। पश्चिमी भारत के कई इलाकों में अगर कोहरा नजर आता है तो उसके क्या मायने हैं? क्या कोरोना की वजह से लगभग 3 महीने पूरे भारत में लॉकडाउन जब रहा था, पूरी दुनिया में उसने पर्यावरण की ऐसी मरम्मत की, तो क्या उससे इस बार मौसम की अलग ही तस्वीर नजर आएगी? केदारनाथ में कुदरत की अद्भुत श्वेत सुनामी। शिरडी में पहली बार घने कोहरे के आगे सूरज हुआ मध्यम। बाबा का धाम बद्रीनाथ बन गया बर्फिस्तान। यूपी के मुजफ्फरनगर में सफेद आतंक से दहशत। होली में आसमान से जमीन पर उतरे सफेद देवदूत। माउंट आबू में धुएं में गायब हुआ पूरा शहर। धरती के जन्नत में 0 डिग्री ने सब कुछ जमा दिया। माया नगरी में सफेद धुएं के आगे बेबस हुआ विशाल समंदर। राजधानी दिल्ली में सर्दी ने नया रिकॉर्ड बनाया। दुर्गम बर्फीले पहाड़ों पर बीआरओ ने कीर्तिमान रच दिया।
कोरोना काल में क्या मौसम का मिजाज बदल गया है? बहुत अच्छा लग रहा है ये। आफ्टर ऑल कोरोना यू शुड हैव दिस फन। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कैसे एटमॉस्फेयर मिलेगा, जबकि फोरकास्ट हुआ था कि -डिग्री होगा, स्नोफॉल होगा, बट उससे भी ज्यादा हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आके बहुत ही आनंद मिल रहा है। सोचे नहीं थे कि इतना बर्फ मिलेगा। क्या इस बार प्रचंड ठंड तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? 2 बार स्नोफॉल हो चुका है। इस बार अगर हर साल की तुलना की आप ठंड की बात करेंगे तो इस बार ठंड बहुत ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल रही है। कुछ पिछले साल के से कुछ ज्यादा है और इस बारी कोहरा पड़ना भी जल्दी से शुरू हो गया है, इस कारण से ठंड बहुत है। एक्चुअली में 2 बार स्नोफॉल हो चुका है, तो स्नोफॉल से क्या है कि अब इस समय ठंडी हवाएं चल रही है और सामने देखो आप सारा हिली एरिया जितना भी है वो सारा बर्फ से कवर्ड हो चुका है, तो शाम को ज्यादा ठंड होती है। क्यों कोरोना काल में मौसम वैज्ञानिकों को ठंड में आ रहे हैं पसीने? ओवरऑल ठंड के समय ठंड काफी हद तक होगा एवं सामान्य से ज्यादा ठंड रहने का उम्मीद है। तो बेसिकली आज के दिन में जो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, ये सब जगह रिसर्च यानी कि शोध के सहारे देखा जा रहा है कि ये एक फैक्ट है। क्या नया साल इस बार खून जमा देगा? पश्चिमी विक्षोभ जो है हमारे उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला है और उसका ज्यादा असर दिखाई देगा हमारा JNK और हिमाचल और उत्तराखंड पे, और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की वर्षा और कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। क्या एक बार फिर मौसम वैज्ञानिकों के दावे होंगे फेल? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से सिक्किम तक, पहाड़ से मैदान तक, समंदर से पठार तक आने वाली सर्दी की सबसे सटीक भविष्यवाणी। दिल्ली की सर्दी से कौन वाकिफ नहीं है और उसी पर गाने तक बन चुके हैं, लेकिन इस बार दिल्ली की सर्दी अलग है क्योंकि दिसंबर के महीने में केवल 4 दिन के अंतराल में 10 डिग्री न्यूनतम पारा लुढ़क गया। क्या संकेत है इसके, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिसंबर में ठंड से दिल्ली का बुरा हाल है। उत्तर भारत के कई शहरों में शिमला वाली सर्दी का एहसास है। ज्यादा सर जी, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, हवा चल रही बहुत तेजी, 2 दिन से बहुत तेज चल रही है। ठंड के मारे आदमी बिल्कुल हालत खराब रहती है। मैं सारे कपड़े पहन रखा हूँ, उसके बाद में भी ठंड रहती है। तो आजकल वैसे बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड और विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो रही है। जो धुंध है वो बहुत ही तीखी है और जो ठंड है वो बहुत कड़ाके की ठंड है। कोहरे ने दृश्यता पर लगाया ब्रेक। सुन कर देगी इस बार की सर्दी, कोहराम मचा देगा इस बार का कोहरा। 0 डिग्री टॉर्चर के लिए हो जाइए तैयार। उत्तर भारत अभी तक के सबसे सीवियर दिसंबर के ऊपर में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर तापमान अच्छी खासी मात्रा में गिर गया है। इस शीत ऋतु के आने के पहले जो मानसून हवाएं थी और मानसून के वजह से 13 राज्यों में पूरी तरह से तबाही हुई है और इस बार का जो मानसून है वह उसमें 110% से भी अधिक की बारिश हुई है। यानी कि शिमला के आसपास और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन सारे इलाकों में जो हैवी स्नोफॉल हुआ है तो वहां से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं वो तापमान को गिरा रही हैं। दिल्ली NCR में मौसम के मिजाज में दिख रहा है कुछ नया परिवर्तन। इस परिवर्तन ने मौसम वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल दिया है। तो क्या दिल्ली NCR में इस बार ठंड कोई नया रिकॉर्ड बनाएगी? जो रिकॉर्ड की बात करते हैं तो दिसंबर में हमारे पास 1930 में 27 दिसंबर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गया था और अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 28 दिसंबर को हमारे पास 2.4 टेम्परेचर गिर गया था। तो ये टेम्परेचर हमारे पास ऑलरेडी आज की डेट में देखेंगे 3.5 के आसपास रीज ऑब्जर्वेटरी में आज रियलाइज हुआ है। दिल्ली में दिसंबर की शुरुआत से ही पारा तेजी से लुढ़कने लगा। सर्दी के इस सितम के पीछे वजह क्या है, इस समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दिल्ली मौसम विभाग के अनुसार ये दिसंबर के वो दिन हैं जो पिछले 5 साल में सबसे ठंडे रहे हैं। 2019 में जहां 28 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं 2018 में 29 दिसंबर को सबसे कम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 2017 में
दिसंबर का सबसे ठंडा दिन 24 दिसंबर था। उस दिन न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि 2016 में 19 दिसंबर को सबसे कम तापमान 6.6 डिग्री था। वहीं 2015 में 20 दिसंबर सबसे ठंडा था। उस दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था। इस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो पिछले 2 साल से दिल्ली में क्रिसमस के बाद ठंड ने प्रचंड रूप अख्तियार किया है, जबकि इस साल 15 दिसंबर को ही न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। साल 1930 में 27 दिसंबर को दिल्ली में तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। तो क्या 90 साल बाद दिल्ली एक बार फिर जमने वाली है? तो उस हिसाब से थोड़ा सा पहले टेम्परेचर इतना गिर गया है। अदरवाइज जो अभी टेम्परेचर हमारे पास 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया है, वो दिसंबर के लास्ट वीक में ज्यादातर आता है। पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर मैदानों पर होता है। पिछली बार की तुलना में बर्फबारी इस बार जल्दी शुरू हो गई। मौसम की पहली बर्फबारी अक्टूबर महीने में ही दर्ज की गई, जिसकी वजह से ठंड ने भी पहले दस्तक दे दी। 12 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई, जिसका असर उत्तर भारत के मैदानों पर दिख रहा है। सड़क पर जहां तक देखेंगे बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। पहाड़ों पर ऐसी तस्वीरें आम हैं, लेकिन ये पहाड़ नहीं है, मैदानी शहर मुजफ्फरनगर है, यूपी वाला मुजफ्फरनगर। कपकपाती ठंड के बीच यूपी के मुजफ्फरनगर में जब आसमान से सफेद आफत बरसी तो लोग हैरान रहे। कुछ देर में इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई कि पूरा शहर सफेद हो गया। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जेसीबी मशीन तक लगानी पड़ी। ओलावृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ। ओलावृष्टि से सिसोले के आसपास में कुछ ज्यादा है और पश्चिम में इसका तो काफी नुकसान है। सरसों की फसल तो बिल्कुल ही बर्बाद होगी और गन्ने की फसल में भी इतना नुकसान है। ठंड के साथ ही उत्तर भारत में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल कोहरा कुछ ज्यादा ही घना हो सकता है, जिसका ट्रेलर अभी से यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के शहरों में दिखने लगा है।